और दलित उत्थान के प्रवर्तक काशीराम की जयंती आज। मायावती समेत तमाम बीएसपी नेताओं ने पार्टी संस्थापक को किया याद। और इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से। मिस यूनिवर्स ओलिविया कल्पो के खिलाफ केस दर्ज किया गया। फैशन डिजाइनर संजना जॉन के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। ताजमहल के अंदर सैंडल का कराया था फोटोशूट और इस बाबत उन पर यह केस दर्ज कराया गया है। बिना इजाजत कराया था ये फोटोशूट। पर्यटन थाने में दर्ज हुआ दोनों के खिलाफ मामला। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पर्यटन थाने में दोनों के खिलाफ दर्ज हुआ है ये मामला। फैशन डिजाइनर और मिस यूनिवर्स ओलिविया कल्पो के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, फैशन डिजाइनर संजना जॉन के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। ताजमहल के अंदर सैंडल का फोटोशूट कराया था, वो भी बिना किसी इजाजत के, जिसके चलते ये मामला दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पर्यटन थाने में दर्ज हुआ है मिस यूनिवर्स और फैशन डिजाइनर के खिलाफ मामला। मिस यूनिवर्स ओलिविया कल्पो जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है पर्यटन थाने में। इसके अलावा फैशन डिजाइनर संजना जॉन के साथ पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि ये भी उस वक्त मौजूद थी जब सैंडल का फोटोशूट हो रहा था। तो पर्यटन थाने में दोनों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आगरा से। मिस यूनिवर्स ओलिविया कल्पो के खिलाफ हुआ है केस दर्ज। फैशन डिजाइनर संजना जॉन के खिलाफ भी ये केस दर्ज किया गया है। ताजमहल के अंदर सैंडल का फोटोशूट कराया था और इस फोटोशूट के लिए इजाजत नहीं ली गई थी। बिना इजाजत के फोटोशूट कराया गया था, जिसके चलते अब इन दोनों पर यह कार्रवाई हुई है। हालांकि इससे पहले प्रशासन कार्रवाई से बचता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब खबर है कि पर्यटन थाने में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। तो फैशन डिजाइनर संजना जॉन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। ताजमहल के अंदर सैंडल का फोटोशूट करवाने के मामले में मिस यूनिवर्स ओलिविया कल्पो के खिलाफ भी दर्ज हुआ है ये मामला। एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सीएम बहुगुणा से मिली है कुंवर प्रणव चैंपियन की पत्नी। सीएम से मुलाकात कर पूरे मामले पर जताई है नाराजगी। कहा है पार्टी चैंपियन को गलत समझ रही है। चैंपियन पार्टी में शामिल भ्रष्टाचारियों पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कुंवर प्रणव चैंपियन की पत्नी ने मुख्यमंत्री बहुगुणा से मुलाकात की है और नाराजगी जाहिर की है। सीएम से मुलाकात कर पूरे मामले पर नाराजगी जताई है कुंवर प्रणव चैंपियन की पत्नी ने। कहा है कि पार्टी चैंपियन को गलत समझ रही है, वो तो पार्टी में शामिल भ्रष्टाचारियों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अलीगढ़ और रामपुर में अपनी धन्यवाद रैली में यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने यूपी सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े करते हुए लोगों से पूछा, क्या आप लोगों के लैपटॉप काम आ रहा है? क्या सड़कें बनी हैं? राहुल ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में कंप्यूटर की सरकार चल रही है, जबकि केंद्र में गरीबों की सरकार है। राहुल गांधी ने बातों ही बातों में दागी अध्यादेश पर अपने विरोध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरे विरोध की भाषा ठीक नहीं थी, लेकिन सच कहने का कोई वक्त नहीं होता। सच कभी भी बताया जा सकता है। राहुल गांधी ने खाद्य सुरक्षा बिल की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोगों को 1 रुपए में अनाज मुहैया कराया है। अलीगढ़ की रैली में बोलते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यूपी में हमने किसानों के हक की आवाज उठाई, हमने गरीबों को अधिकार देना चाहा तो विपक्ष विरोध में खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने अलीगढ़ में मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए बीजेपी और सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर के लोगों ने उन्हें बताया कि वो झगड़ा नहीं चाहते थे, लेकिन राजनीतिक दलों ने उनके बीच झगड़ा करवाया। राहुल की यूपी के अलीगढ़ और रामपुर में की गई धन्यवाद रैली में सपा सरकार राहुल के निशाने पर रही, जिसके बाद न सिर्फ राज्य बल्कि देश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। राहुल के आरोपों का समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने जवाब दिया।
आजम खान ने राहुल गांधी के लैपटॉप वाले बयान पर कहा कि राहुल गांधी सपा सरकार की योजना से काफी तिलमिलाए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। आजम ने मुजफ्फरनगर दंगों पर कहा कि दंगा कराना कांग्रेस का काम है, सपा का नहीं। कांग्रेस अपने फायदे के लिए पिछले 50 सालों से दंगा करा रही है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं राहुल की बात से सहमत हूं। यूपी में कंप्यूटर की सरकार है और केंद्र में करप्शन की। मुख्तार अब्बास नकवी ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने रोजगार का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, इसके साथ ही करप्शन का भी अधिकार दिया और लूट में छूट का भी अधिकार दिया है। यूपी में एनआरएचएम घोटाले से लेकर लैंडफेड घोटाले के आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा के परिवार और उनके ऊपर समाजवादी पार्टी की मेहरबानियां बढ़ती ही जा रही हैं। 13 जुलाई को सपा ने कुशवाहा परिवार को अपनी छत्र छाया में लिया था। उसके बाद कृपा बरसते हुए कुशवाहा की पत्नी शिवकन्या कुशवाहा को गाजीपुर से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बना डाला। दाग अच्छे हों या खराब, लेकिन आजकल सपा सरकार दागों की पॉलिश करके चमकाने में जुटी है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर गाजीपुर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदला है और इस बार प्रत्याशी बनाया है बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी शिवकन्या को और विपक्ष अब उस पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि दागियों पर संतों की भूमिका निभाने वाली समाजवादी पार्टी सरकार अब देख देख कर मक्खी निकल रही है। जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्रियों को सेना की ओर से पैसा दिए जाने संबंधी बयान को लेकर पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार करते हुए पूर्व आर्मी चीफ को सम्मन जारी किया है। जनरल वीके सिंह के बयान को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने मांग की कि श्री सिंह को विधानसभा में तलब किया जाए। इस पर जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक मौका जरूर दूंगा। इस तरह से अब वीके सिंह को जम्मू कश्मीर विधानसभा में आकर यह बताना होगा कि इन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया था। बीजेपी ने भी विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का समर्थन किया। इसके बाद भारी शोरगुल के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि जनरल सिंह के जम्मू कश्मीर के मंत्रियों को सेना की ओर से पैसा दिए जाने संबंधी बयान के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक भूचाल आ गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने इसी मामले में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से मांग की है कि जनरल सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता से और तय वक्त के अंदर जांच कराई जाए। मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में रासपा के तहत बंद बीजेपी विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा आज लखनऊ में एनएसए के एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश हुए। मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में आरोपी बीजेपी के विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा आज एनएसए की एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश हुए। वहां पर उन्होंने अपना पक्ष रखा, जबकि सरकार की तरफ से मुजफ्फरनगर के डीएम कौशल राज शर्मा और एसपी हरि नारायण सिंह ने अपना पक्ष रखा। इस पूरी एडवाइजरी बोर्ड में एक सीनियर जज और 2 जजेस होते हैं। सीनियर जज में उमाकांत सिंह और बाकी जजेस में खेमकरण और एसएन सहाय थे। ये बोर्ड पूरे मामले की सुनवाई करके अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपेगी। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में 18 बड़ी रैलियां करने जा रही है। खास बात ये भी है कि मंडल स्तर पर होने वाली इन रैलियों में मुलायम सिंह यादव के साथ साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। दरअसल राज्य संसदीय बोर्ड की हुई बैठक में ये निर्देश सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने दिए हैं। खास बात ये भी रही कि लोकसभा चुनाव में लोकसभा प्रभारियों के साथ साथ एक सह प्रभारी भी नियुक्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव का बुखार लगातार पार्टियों पर चढ़ता जा रहा है। अब तक इस छब्बीस का अंदाजा सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की रैलियों से लग रहा था। इस अखाड़े में प्रदेश की सबसे मजबूत सियासी पार्टी समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है। राहुल गांधी की 4 रैलियों और मोदी की 9 रैलियों के जवाब में समाजवादी पार्टी अब 18 रैलियां करने जा रही है। ये रैली हर मंडल पर होगी। इन रैलियों से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सपा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक हर हाल में पहुंचाएंगे और माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आज स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तमाम निर्णय लिए गए, जिसमें हर लोकसभा सीट पर प्रभारी के साथ एक सह प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। हर महीने लोकसभा प्रत्याशी को अपने जिले के संगठन के साथ बैठक करनी होगी, जिसकी रिपोर्ट मुलायम सिंह यादव को भेजी जाएगी। लोकसभा चुनाव में मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा राज्य स्तरीय निगरानी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें अखिलेश भी शामिल रहेंगे। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो बूथ लेवल तक तैयारी को मजबूत कर ले।
राज्य संसदीय बोर्ड की इस बैठक में मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये भी निर्देश दिए हैं कि राज्य स्तर पर एक निगरानी कमेटी गठित की जाएगी जो लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से नजर बनाए रखेगी। साथ ही मुलायम ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये भी निर्देश दिए हैं कि वो जनता के बीच जाएं और सरकारी योजनाओं से उनको अवगत कराएं। आगामी 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए इलाहाबाद में अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अमित शाह इलाहाबाद पहुंचे। अमित शाह के इस दौरे को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज रहीं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करके अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपा के महासचिव और यूपी के प्रभारी अमित शाह कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इलाहाबाद पहुंचे। सड़क मार्ग से वह इलाहाबाद पहुंचे। अमित शाह पहले हनुमानगंज में कार्यकर्ताओं से मिले, उसके बाद फिर वो विज्ञान परिषद पहुंचे। विज्ञान परिषद पहुंचने से पहले अमित शाह ने दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत किया। अमित शाह कार्यकर्ताओं और भाजपा के जिला कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ घंटों वार्ता चली। इस दौरान अमित शाह कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की नब्ज टटोलते रहे। अमित शाह के इलाहाबाद दौरे का विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रावण रूपी पुतला फूंक कर अपने गुस्से का इजहार किया। अब देखना ये होगा कि प्रदेश प्रभारी अमित शाह की इस क्लास के बाद 2014 में इसका असर क्या पड़ेगा। अब उत्तराखंड भाजपा आ गई है इलेक्शन मोड में और इस बार देवभूमि में भाजपा का चुनावी शंखनाद नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह मिलकर करेंगे। बुधवार सुबह भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में उत्तराखंड कोर की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, रमेश पोखरियाल निशंक के साथ साथ अजय भट्ट, बिशंग सिंह चुफाल, तीरथ सिंह रावत ने भी भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने करी और 2 घंटे लंबी चली बैठक के बाद निर्णय लिया गया उत्तराखंड भाजपा अब चुनावी मोड अपनाएगी, जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की 2 रैलियों से होंगी, जिसमें से पहली रैली राजधानी देहरादून में की जाएगी। उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में आपदा के बाद प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पे भी चर्चा की गई और इस बात पे भी सहमति बनी कि प्रदेश की बहुगुणा सरकार और केंद्र की मनमोहन सरकार की कमियों को प्रदेश में चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। बाबा रामदेव को भाजपा के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करना महंगा पड़ गया है। सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में बाबा रामदेव के राजकीय अतिथि का दर्जा छीना और उसके बाद जिले के कलेक्टरों से बाबा रामदेव की सभाओं की रिपोर्ट मांगी है। बालोद जिले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। यहां तक कि मंगलवार की शाम छत्तीसगढ़ से दिल्ली वापस लौट रहे बाबा रामदेव को रायपुर एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोगों ने काले झंडे दिखाए और उन पर चूड़ियां और बिंदी फेंककर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हालात ये हो गए कि बाबा रामदेव को दौड़ भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। इधर चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर बाबा रामदेव की सभा से ये बात प्रमाणित होती है कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है और अपनी सभाओं में उन्होंने किसी दल विशेष का प्रचार किया है, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह बाबा रामदेव छत्तीसगढ़ में थे। इस दौरान उन्होंने 15 विधानसभाओं में कथित योग दीक्षा के कार्यक्रम में भाग लिया, लेकिन इस दौरान बाबा रामदेव योग दीक्षा से कहीं अधिक राजनीतिक अभियान में जुटे रहे। उत्तरी दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मरने वाले रिश्ते में बाप बेटे थे। पुलिस ने बताया कि अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने नक्की और उसके बेटे बंटी को मलबे से बाहर निकाला और नजदीक ही स्थित गंगाराम अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हादसे में घायल एक और व्यक्ति की पहचान सलमान के तौर पर की गई है और उसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना पर आपदा प्रबंधन की टीम, अग्निशमन विभाग और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। पूर्वांचल की जनता को पूर्वोत्तर रेलवे ने एक बड़ा ही तोहफा दे दिया है। विश्व का नंबर 1 प्लेटफार्म बनकर हुआ तैयार, ट्रेनों का संचालन हुआ शुरू। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म को लोग खड़गपुर के नाम से जानते थे, मगर पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर की शाखा इकाई ने खड़गपुर को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सबसे आगे निकल आया है। आपको हम बता दें कि 1355 मीटर की ये लंबा प्लेटफार्म पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ने बनाकर विश्व में अपना नाम हासिल किया है। रेलवे के आला अधिकारियों का कहना है कि जिस सपने को हम कई वर्षों से देख रहे थे, वह सपने हमारे पूरे हो गए। इस लंबे प्लेटफार्म से यात्रियों को होने वाली असुविधा से निजात मिलेगा और विश्व में सबसे लंबा प्लेटफार्म के नाम से अपना परचम फहराएगा, जिसका उल्लेख अब किताबों में भी किया जाएगा। इस लंबे प्लेटफार्म को बनने से यात्रियों में खुशी की लहर
दौड़ पड़ी है। वहीं यात्रियों ने रेलवे प्रशासन को एक नसीहत दे डाली है कि इस प्लेटफार्म पर आने वाली ट्रेनों का संचालन नियमित ढंग से किया जाए। लेट लतीफ आने वाली ट्रेनों को सुचारू रूप से इस प्लेटफार्म पर सही टाइम पर लाई जाए, जिससे यात्रियों को असुविधा न हो। उत्तराखंड में एक अजीबोगरीब पॉलिटिकल कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। वजह यह कि पहले तो खुद सत्ताधारी दल के नेता ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, अब देखा सरकार को समर्थन दे रहे पीडीएफ ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। कुल मिलाकर इस स्थिति से विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। पिछले 1.5 साल इस बात के गवाह हैं कि मौजूदा सरकार को खुद अपने परेशानी में डालते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत वक्त बेवक्त सरकार के सामने खड़े नजर आए हैं, कभी नेतृत्व परिवर्तन तो कभी कोई और मुद्दा। और अब कांग्रेस के विधायक प्रणव चैंपियन के विवादित